नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दो तीन खबरें आपको दिखाएंगे। पहली खबर नेताओं की बीमारी और दूसरी खबर जजों के घरों पर पैसे की बरामदगी। ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोनों। पहला मुद्दा हम उठाने की जब बात करेंगे तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप वीडियो पूरा देखें। थोड़ा लंबा होगा क्योंकि दो पार्ट हमने बनाने की कोशिश की है, और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पहला मुद्दा ये है कि राष्ट्रगान हो रहा था बिहार में, पटना में, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर महोदय हैं, आप जानते हो उनका नाम, नीतीश कुमार। राष्ट्रगान के दौरान वो इधर से उधर ऐसे करके बातें कर रहे थे किसी से कोई, इसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब शायद वो चीफ मिनिस्टर का पद संभालने के लायक नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है जेल जाएंगे, पाप हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में चल रही हैं। और एक चीज़ अब मैं यहाँ जोड़ूंगा, चीज़ वो है कि जब बीजेपी के सामने इस तरह के मुद्दे होते हैं, जैसे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, कोई इधर उधर की बात थोड़ी बहुत हो जाए तो बीजेपी ऐसे मुद्दों को लपकती रहती है। लेकिन यहाँ नहीं लपक रही वो। यहाँ क्यों नहीं लपक रही? आपको मालूम है कि चुनाव मिलके लड़ना है, और जो नीतीश कुमार की जो जाति है उसके वोट प्राप्त करने हैं, इसलिए उसने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब मैं एक और चीज़ पर ले चलता हूँ आपको। बीजेपी वैसे ऐसे मामलों में बड़ा तेज़ी से काम करती है। कई बारी मुलायम सिंह पर भी टीका टिप्पणियाँ की जाती रहीं। कई बारी उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके ऊपर तो धुआंधार कहा गया कि वो बीमार हैं। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया, बीजेपी की सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी, तो नवीन बाबू वहाँ पर बाकायदे मंच पर चढ़ के आए, अकेले चढ़ के आए। हालांकि इस तरह की होता कुछ नहीं है। किसी नेता की पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह का एक छौंक लगा करके खबरों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की जाती है और ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। अब इसी मुद्दे पर मैं थोड़ा सा और इंटरनेशनल स्तर पर भी आपको बता देता हूँ। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बाइडेन को लेकर के कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया खुद ही। हालांकि वो बीमार नहीं थे। जब भी वो सीढ़ी पर चलते थे तो बगल में जो रोड होती है सीढ़ी के को उतरने के लिए, उस रोड को पकड़ के चढ़ना उतरना होता था जब जहाज़ पर जाते आते थे। लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और उनकी जगह जो भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं वो चुनाव लड़ी, वो हार गई चुनाव। तो इस तरह के मुद्दों की वजह से चुनाव में बहुत कुछ उलटफेर भी हो जाता है। बीजेपी ने भी यही काम किया नवीन पटनायक को लेकर के कि भाई वो बीमार रहते हैं, अब बीमारी की हालत में कैसे आगे प्रदेश को चलाएंगे। लेकिन वो ठीक ठाक थे, बाद में ये बात साबित हो गई। ये सारी चीज़ें अब नीतीश बाबू पर भी लागू होती हैं कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रगान हो रहा था तो कम से कम ये तो बात सत्य है कि जब राष्ट्रगान जैसी चीज़ गाई जा रही हो तो ऐसे में आपको सावधानी पूर्वक जो है खड़ा रहना चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत सारी अजीबोगरीब हैं। तो ये इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, और बहुत सारी और भी बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक शायद हालत में हैं, और कई एक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर आपसे कह भी नहीं सकते। ये वाली बात है। अब ये इस मामले में पॉलिटिक्स भी हो रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उन पर तंज कस रहे हैं कि उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। बात भी सही है भाई, विपक्ष का नेता है। यदि बिहार जैसे बीमारू राज्य के लिए चीफ मिनिस्टर भी बीमारू हो जाए तो फिर बात तो होती है, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ये बहुत बड़ा एक इशू है और मसला
मैं समझता हूँ कि सबके सामने आना चाहिए और नीतीश बाबू को आकर के हो सकता है कुछ गलती हुई है तो माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। 2 मिनट का काम होता है, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता हैं वो। तो ये जो चल रहा है खेल, उसमें बीजेपी बिल्कुल सुन्न हो गई है, बीजेपी बिल्कुल कुछ नहीं कह रही है। अभी हम एक वीडियो दिखा देते हैं कि जब वो राष्ट्रगान हो रहा है और बगल में अधिकारी खड़े हुए हैं तो नीतीश कुमार किस तरह से हरकत कर रहे हैं। ये एक देखने लायक चीज़ है, वो देखिए आप, वो आपको दिखाते हैं हम। जिसमें एक उद्घाटन समारोह में वे राष्ट्रगान के समय नीतीश कुमार हैं, से बात करने ये रवीश कुमार के चैनल से हमने थोड़ा सा ये वीडियो लिया है। की तरफ मुड़ते हैं मगर फिर सामने देखने का इशारा करते हैं। नीतीश कुमार फिर से उन्हें हल्का धक्का देकर हंसने लग जाते हैं मगर अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं देते। तभी नीतीश कुमार हंसने लग जाते हैं और किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तब अधिकारी दीपक कुमार उन्हें इशारे से बात नहीं करने को कहते हैं। अगर ऐसा ही कुछ विपक्ष के नेता ने किया होता तो उसकी गिरफ्तारी हो गई होती और गोदी मीडिया के चैनलों पर घंटों बहस चलती तो उसकी गिरफ्तारी हो गई होती और गोदी मीडिया के चैनलों पर घंटों बहस चलती कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, इस बात को लेकर कहीं बहस नहीं, क्योंकि तब बात उनकी सेहत पर आ सकती है जो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के सेक्शन 16 में लिखा है कि मतदाता सूची में उसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा जिसके बारे में अदालत में सिद्ध हो जाए कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। 1951 का लोक प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 4 में कहा गया है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। संविधान के आर्टिकल 191 में कहा गया है कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अदालत में सिद्ध हो जाता है तो विधानसभा से आपकी सदस्यता जा सकती है। हैरानी की बात है कि अभी तक किसी ने अदालत में इस बात को लेकर याचिका दायर नहीं की है। नीतीश कुमार जब भी चर्चा में आते हैं तो इसी तरह की हरकतें करते हैं, आमतौर पर हमने भी देखा है कई बारी। और फिर उसके बाद फिर वो मामला इतना तेज़ी से पकड़ता है कि सारे अखबार उस चीज़ को ले उड़ते हैं, टीवी चैनल ले उड़ते हैं और वो एकदम चर्चा में आकर के छा जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई, दिखाई। हमने रवीश कुमार के चैनल से थोड़ा सा ये हल्की ब्रीफिंग ली थी। अब मैं आपको लाता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर से। शायद अब लास्ट में अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं तब तक चैनलों पे सूचनाएं चल रही हैं, जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, कि 15 करोड़ रुपया उनके घर से बरामद हुआ है। हालांकि दिन भर उनका ये सारी चीज़ें पता नहीं था और ख़बर भी अब आई है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हालांकि चूँकि अदालती मामला है, हमें ज़्यादा बोलने का उसमें कोई हक नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में बता दूं कि इस तरह का जब एक ढेर सारा रुपया मिलता है तो उसमें चाहे कोई जज हो, चाहे कोई और हो, चाहे राजा हो या रंक हो, फ़कीर हो, जो भी हो, उंगली तो सब पे उठती है और उसी हिसाब से उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा टीका टिप्पणी इस मामले में नहीं करेंगे। हालांकि जज साहब जब आग लगी थी उनके घर में तब वो उनके अपने घर में नहीं थे और जब दमकल की गाड़ियाँ, पुलिस वगैरह उनके घर पहुंची आग बुझाने के लिए तो उस समय उनको ये इल्म हुआ पुलिस को कि एक कमरा जो खोला गया उसमें करोड़ों की तादाद में, मतलब उसमें उस समय जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें ये था करोड़ों की तादाद में, यानी भारी मात्रा में कैश मिला है। उस कैश के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक और क्लिपिंग आपको दिखाना चाहते हैं, वो चलते हैं हम फिर। हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कितना कैश मिला है? एक जज के घर पर कैश मिलने की खबर इतने दबे पांव आती है, वह भी तब जब इसके कारण दिल्ली हाईकोर्ट से उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर देने की खबर आती है और खबर छपने के बाद तबादले की खबर भी बदल जाती है। 21 मार्च की दोपहर बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया है कि तबादले का आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के सरकारी घर में आग लगती है, भारी मात्रा में कैश बरामद होता है और खबर छपती है 21 मार्च की सुबह। यह पूरा मामला संदेहों से भरा लगता है।
खबरों में लिखा है कि उनके घर पर आग लगने की घटना हुई और उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा घर पर नहीं थे। दमकल कर्मियों को उनके आधिकारिक बंगले के एक कमरे में भारी मात्रा में कैश मिला। ये भारी मात्रा क्या है? कैश की भारी मात्रा कब से नोट गिनने की इकाई हो गई। भारी मात्रा में कैश किलो में तौला जाता है या करोड़ों अरबों में गिना जाता है। और भी सवाल है, जैसे भारी मात्रा से क्या वो कमरा पूरा भरा हुआ था, क्या कोई अलमारी थी जो भरी हुई थी, क्या कई अलमारियां थी जिसमें भारी मात्रा में कैश ठूसा गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये तस्वीरें नहीं बनानी पड़ती अगर पुलिस और कोर्ट ने खुद बता दिया होता कि कितना कैश था। खबरों के मुताबिक 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के दौरान एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी बरामद की, जिसके बाद इस मामले की आधिकारिक एंट्री की गई। स्थानीय पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और जिसके बाद यह खबर सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जानकारी दी गई। जब कैश को लेकर आधिकारिक एंट्री दर्ज हो चुकी है, तब देश को क्यों नहीं बताया जा रहा कि कितना कैश है? 10 लाख है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, 200 करोड़ है, कहां तक गिना जाए? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आकर बता देना चाहिए कि बरामद कैश कितना है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि जस्टिस वर्मा आज कोर्ट में नहीं आए, ना उन्होंने कैश से जुड़े सवालों के जवाब दिए। बार एंड बेंच ने भी रिपोर्ट किया है कि जस्टिस वर्मा 21 मार्च शुक्रवार के दिन छुट्टी पर रहे। खबर यह भी आ रही है कि जांच शुरू हो गई। यह सब सूत्रों के हवाले से मीडिया में तैर रही है खबरें। क्या कोलेजियम की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आना चाहिए था? जस्टिस वर्मा की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आना चाहिए था? अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बरामद कैश को लेकर इतना संदेह रहेगा तो फिर जनता किस अदालत से न्याय की उम्मीद करेगी? न्यायपालिका में जनता के भरोसे का क्या होगा? यह जस्टिस यशवंत वर्मा के हित में भी है कि वे अपनी बात पब्लिक को बताएं ताकि उनका भी पक्ष पता चले। कानून की किस किताब में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की किस गाइडलाइन में लिखा है कि जब जज के घर से भारी मात्रा में कैश मिले तो बताना नहीं है कि कितना कैश है। अगर यह कैश संदिग्ध तरीके से अर्जित है तो पुलिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश क्यों नहीं दिए? चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एएसओ का और जस्टिस विक्रमनाथ सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के सदस्य हैं। कोलेजियम जजों की नियुक्ति और तबादले और अन्य मामलों का काम देखता है। खबर है कि इस कोलेजियम ने सर्वसम्मति से फैसला कर लिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया जाए। इसी हाईकोर्ट से अक्टूबर 2021 में उनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ था। क्या कोलेजियम ने भ्रष्टाचार का मामला पाया है? आखिर किस आधार पर तबादला हुआ? जस्टिस वर्मा के जवाब से अगर कोलेजियम संतुष्ट नहीं था तो फिर उनके खिलाफ जांच बिठाने के आदेश क्यों नहीं दिए गए और इसकी सार्वजनिक जानकारी कोलेजियम की तरफ से क्यों नहीं दी गई? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा पड़ा। बाकायदा मीडिया के सामने इसका प्रदर्शन किया गया कि नोट गिनने की मशीन भूपेश बघेल के घर ले जाई जा रही और अब वहां कैश की गिनती होगी। खबरें चलने लगी कि इतना करोड़ मिल गया, उतना करोड़ मिल गया। छापे के बाद भूपेश बघेल बाहर आते हैं और बताते हैं कि उनके घर से 33 लाख कैश मिला है जिसका हिसाब दे दिया जाएगा। केवल घर में कितनी संपत्ति है उसकी जांच किसके पास कितना सोना है, किसके पास कितनी चांदी है, किसके पास कितना रुपया है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह उदाहरण क्यों दिया? एक नेता को सामने आकर बताना पड़ता है कि कितना कैश था, तो क्या एक जज को नहीं बताना चाहिए कि कितना कैश था? हम आपको ये दोनों खबरें दिखा रहे थे, काफ़ी चर्चा है पूरे देश में। आपको मालूम है कि 2014 से पहले बहुत भारी हंगामा हुआ था, आंदोलन हुआ। एक सरकार दिल्ली में बनी, दूसरी सरकार केंद्र में बनी और लेकिन लोकपाल आज तक आपके सामने नहीं आया और सबका सब जहाँ का तहाँ खेल हो गया। एक एजी ऑफिस का अधिकारी भी था, उसने भी लंबी चौड़ी भूमिकाएं बना करके पेश की दुनिया के सामने, लेकिन हुआ कुछ नहीं और अंत में वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो एकदम से निष्पक्ष सारा मामला निकल करके आया और कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई। तो खैर, आपको ये दोनों खबरें कैसी लगीं? आप वीडियो को पूरा देखा आपने, मुझे बहुत खुशी हुई और आप इस पर टिप्पणी करिए, आप कहाँ से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।